ईमानदारी से मैं आपसे कहूँ, मुझे पैसे की कोई दरकार नहीं है, नाम की ऐसी कोई कमी नहीं है, नाम भी अच्छा खासा है। अगर मैं राजनीति करूँगा तो कांग्रेस से, वरना शायद नहीं करूँ। अब राहुल गांधी जी से तो मुलाकात आपकी रही होगी, कई बार रही होगी, जी तो पर्सनली जब मुलाकात करते हैं और उनको पॉलिटिकल हम उनको देखते हैं तो जी। क्या उनमें डिफरेंस आपको नज़र आता है, और कैसे हैं राहुल गांधी, कैसे? ये तो देखो, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड पढ़ा हुआ इंसान पप्पू कहा जाता है और चौथी फेल को विश्वगुरु मानते हैं हम। आप गौर करो, आप उनका कोई सा भी स्टेटमेंट उठा के देखो, जब जब उन्होंने जो जो कहा है, आज नहीं तो कल वो हुआ है। पर्सनल कमेंट्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं कह दूं कि उनके दिमाग पर उनकी उम्र हावी हो गई है, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो उनको तो ये बात शोभा नहीं देती। आज वो हो सकता है दूसरी गोद में जाके बैठ गए हो तो वो गाना गा रहे हो। जो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं दावेदारी नहीं कर रहा। तो ये जो किस लिए कह रहे हैं, ताकि एक ऐसा ना सेकंड रहे नहीं, मार्केट में? मैं तो जो लोग देख रहे हैं, जिनके पेटों में मेरी शक्ल देख करके दर्द होता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। 28 में अपनी पार्षदी की टिकट ले लें, उसके बाद कांग्रेस की टिकट की डिसाइड करेंगे। तो मैं जानता, आप भी समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी एज अ होल हैज़ बीन अ फेलियर। हम कोई अनपढ़ अनभक्त तो है नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमसे आर्ग्यू करना और हमसे बात करना इज टोटली डिफरेंट। अब जो पीढ़ी है उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका ये हिंदू मुसलमान कार्ड तो काम करेगा। अब जो सत्ता में बैठे उनको भी ये बात पता है। शुगर मिल, मैं जानता हूँ आप शुगर मिल का सवाल पूछना चाह रहे हैं मेरे से, और मैं उसका जवाब भी नहीं, आपको, आपसे पूछना पड़ेगा ना नहीं, कि मैं आपको ऑनेस्टली जवाब दूंगा शुगर मिल का। और हम शुगर के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं देश में। हमने करीब 100 से ऊपर चीनी मिल लगाई है देश में। ऑनलाइन चले जाओगे तो आप देख लोगे कि L1 L2 कंसोर्टियम में इसके टेंडर में ATV का नाम था, हमारी कंपनी का। मैं पॉलिटिकल फैमिली से भी आता हूँ, जी। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, मैं होटेलियर भी हूँ, और व्यापारी फैमिली है। हम लोग बिजनेस धंधा करते हैं। अब राजनीति खून में है, तो राजनीति का भी शौक है। पिताजी हमारे चुनाव लड़ चुके हैं। मैं तीसरी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। आई एम द थर्ड जनरेशन। तो बस मथुरा है, मथुरा हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। जी। मथुरा आके रहते हैं। पूरी दुनिया घूम ली है। मैं, बड़ी अच्छी बात मेरा छोटा भाई कहता है, एजुकेटेड ग्लोबली, सेटल्ड लोकली। तो पूरी दुनिया घूम ली है, सब जगह पढ़े लिखे, बचपन से हम लोग विदेश रहे, बॉम्बे रहे, और पूरी दुनिया भर में काफ़ी देशों में धंधा है, व्यवसाय है। पर हाँ, फाइनली मथुरा आकर के सेटल हुए हैं। जी। मैं वैसे तो मथुरा 2006 में आ गया था। मैं 2006 से एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में। पर तब शुरुआत थी, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो अब आपसे क्या छुपाऊँ, मैंने BSP ज्वाइन करी थी, बसपा। वो मुलायम सिंह जी के कहने पर मैंने ज्वाइन करी थी। मैं वैसे तो कांग्रेस, जैसे मैंने कहा हम लोग कांग्रेसी हैं, पर मैंने 2006 में इलेक्शन के लिए दावेदारी की थी, 2007 के इलेक्शन के लिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए, जिसपे नेताजी ने मेरे पिताजी से और मुझसे कहा कि आप सपा ज्वाइन मत करो, क्योंकि मथुरा में सपा का उतना वोट नहीं है उस टाइम पर। आज तो अच्छे खासा वोट बैंक है उनका। तो आप BSP ज्वाइन करो। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी आप BSP ज्वाइन करो, और ये कहा था कि हर जगह अपने लोग होने चाहिए। तो मैंने बसपा ज्वाइन करी थी। मैंने काफ़ी तेज़ी से बसपा में ग्रोथ भी करी। मैं काफ़ी अच्छे लेवल तक उठ गया था 6 महीने के अंदर अंदर। तो बहुत लोगों की आंखों में चुभा था, ब्राह्मण होने के नाते, पर अच्छा था। 5 साल हमने सत्ता में बिताए। फिर 2012 में मैं यहाँ से चला गया कुछ काम के चक्कर में, मथुरा छूट गई मेरे से। और फिर मैं 2013 से मैं कांग्रेस में एक्टिव हूँ, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। काफ़ी मथुरा में इलेक्शंस में काम किया, मथुरा में ही किया, पूरे प्रदेश में किया, और देरी आते आते 22-23 फिर पूरे देश में काम किया। मैं यूपी में 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया था 2024 के इलेक्शन में। 25 में मैं बिहार में था, फिर बंगाल में था, तो कर्नाटका में भी काम किया। तो बस कांग्रेस पार्टी जहाँ भेजती काम करने के लिए मैं चला जाता हूँ। देखिए, आपने जिक्र किया कि 2006 में आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत रही, क्योंकि ब्लड में आपके पॉलिटिक्स है। आपके फैमिली की बात करें तो 3 पीढ़ी से आप कांग्रेसी बता रहे हैं। और देखिए, मतलब इंटरेस्ट कब आना शुरू हुआ, कब लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में, क्योंकि घर में तो देख ही रहेंगे वो माहौल बचपन से रह रहा होगा कि बड़े बड़े राजनेता घर आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपको कब लगा कि यार हाँ, अब मुझे भी पिताजी और उनकी तरीके से, अपने पूर्वजों की तरीके से ज्वाइन करना चाहिए? इंटरेस्ट हमेशा से था पॉलिटिकल होने के नाते, पर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन करीब 3-4 साल पुराना है मेरा। वो इसीलिए क्योंकि देखो, बाकी नेताओं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, पर मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य दूसरा था। बहुत लोग जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नाम ले रहा हूँ उचित नहीं है, बहुत लोग राजनीति में अलग अलग मकसदों से आते हैं।
कोई पैसा कमाने आता है, जिला स्तर? अरे कहीं पर भी आप राजनीति में एज अ होल कह रहा हूँ, बहुत लोग पैसा कमाने आते हैं, कुछ लोग नाम कमाने आते हैं, XYZ सबके अपने अपने एजेंडाज होते हैं। मुझे ईमानदारी से मैं आपसे कहूँ, मुझे पैसे की कोई दरकार नहीं है। भगवान की, जमुना मैया की कृपा से, माँ बाप का आशीर्वाद भरपूर है हम पर, नाम की ऐसी कोई कमी नहीं है, नाम भी अच्छा खासा है। तो मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सिंपल जनसेवा था। मैं, जैसे मैंने कहा, 4-5 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस देश में जो कि आंखों को अखरी, मन में भी चुभी, टीस भी लगी। हमको लगा कि सिस्टम और राजनीति का स्तर जो कभी इतना गिरा हुआ नहीं था, राजनीति का स्तर बहुत गिर गया। अब चाहे उसमें भाषा की मर्यादा ले लो, चाहे उसमें आप अपने विरोधियों के साथ आपका क्या व्यवहार रहा है उसको ले लो, तो राजनीति का स्तर काफ़ी गिरा, सिस्टम के अंदर काफ़ी खराबियाँ आई। तो मेरे मन में, हमारे मन में आया, जो मेरे साथ के दोस्त हैं, मेरे घर वाले हैं, सबसे डिस्कस किया। मैंने कहा कि बाहर रह कर के आप शिकायत करो तो आप सिर्फ शिकायत कर सकते हो मूक दर्शक बन के। इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि अब चलो कोशिश करते हैं। मथुरा अपना शहर है, यहाँ पर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेहनत करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिला तो आगे जाके कभी चुनाव लड़ेंगे। राजनीति जो करता है उसके मन में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की मंशा रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे अभी लड़ना है या कल लड़ना है या परसों लड़ना है, मेरे पास समय है, मैं मेरी लंबी ज़िंदगी है, लंबा करियर, भगवान चाहेगा तो रहेगा। पर हाँ, अगर पार्टी कहेगी, अगर पार्टी सोचेगी कि मैं उस लायक हूँ और पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं जनता के बीच जाऊँगा आशीर्वाद लेने। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से महेश पाठक जी की बात करें और उनका एक लंबा करियर रहा, कांग्रेस में रहा है, तो अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें, चाहे वो राज्य की स्थिति की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, जिस तरीके से गिरावट आ रही है, तो जो कांग्रेस में ही बने रहना, क्योंकि जब आप बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले आप ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो चूज़ कांग्रेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फादर ने की है और वो चली आ रही है, एक लेगेसी चली आ रही है, या फिर आपको लगता है कि कांग्रेस में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहीं बदलाव आएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कांग्रेस के सिवा कभी कोई दूसरी चीज़ हमने सोची नहीं, ना हम सोच सकते। हम कट्टर कांग्रेसी हैं। मुझे कांग्रेस से मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है। मुझे कांग्रेस का आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द इंक्लूसिवनेस मुझे बहुत पसंद है। हम ये मानते हैं कि जैसे इस देश की आज़ादी में सबका बराबर का योगदान रहा है, तो हम ये मानते हैं कि ये देश सभी का है इक्वली। किसी एक जाति धर्म, किसी एक वर्ग का, किसी एक सेक्शन का ये देश नहीं है, ये देश सबका है। और कांग्रेस इसी मानसिकता की पार्टी है। और इसी मानसिकता को लेकर के कांग्रेस जब से स्थापना हुई है तब से लेके आज तक कांग्रेस इसी लाइन पर चली है। हमारे जो नेता हैं राहुल जी, वो भी इसी बात को प्रोपोगेट करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे आई रिलेट टू व्हाट ही डज एंड आई बिलीव इन व्हाट ही बिलीव्स, आई स्टैंड बाय व्हाट ही बिलीव्स। इसीलिए मेरे लिए कांग्रेस, अगर मैं राजनीति करूंगा तो कांग्रेस से, वरना शायद नहीं करूं। जी। मेरे ख्याल से आप राहुल गांधी जी से तो मुलाकात आपकी रही होगी, कई बार रही होगी, तो पर्सनली जब मुलाकात करते हैं और उनको पॉलिटिकल हम उनको देखते हैं, तो क्या उनमें डिफरेंस आपको नज़र आता है और कैसे हैं राहुल गांधी? कैसे? जो लोग उनको जानते हैं वो मेरी बात से सहमत रहेंगे। जो आप टीवी पर देखते हो वो नहीं है। अच्छा। ना, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वो बहुत शार्प है। अब ये तो देखो, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड पढ़ा हुआ इंसान पप्पू कहा जाता है और चौथी फेल को विश्वगुरु मानते हैं हम। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, पर इट्स ओके। हम प्रोपेगेंडा में न कभी गिरे, ना हम प्रोपेगेंडा में पढ़ते। वी नो व्हाट ही इज, ही नोज व्हाट ही इज। और अब बहुत टाइम उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, ही हैड टू गो थ्रू अ लॉट। बहुत टाइम के बाद अब पूरा देश देखता है कि वो क्या है। लोग देख रहे हैं वो क्या है। आप भी, अगर आपको भी डिफरेंस नजर नहीं आता तो आप मुझसे सवाल नहीं पूछते। तो आज सब देख रहे हैं वो क्या है। नहीं, बिल्कुल। ही इज़ अ जेम ऑफ पर्सन उनकी। और अच्छे पॉलिटिशियन होने के से मोर इम्पोर्टेंट, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा इंसान जी। और लेट मी रिपीट इट अगेन, ही इज़ वेरी शार्प, बहुत इंटेलिजेंट है जी। और फिलहाल साल 2 साल 3 साल आप गौर करो, आप उनका कोई सा भी स्टेटमेंट उठा के देखो, जब उन्होंने जो कहा है, आज नहीं तो कल वो हुआ है। बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, पर छोड़ो, ये सब बातें सबको पता है। इंटरनेट पे और ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है।
जी, यानी कि अगर हम बात करें 2004 के राहुल गांधी और अब 2026 के राहुल गांधी में बहुत अंतर आ चुका है, मैच्योरिटी आ चुकी है। ऑफ कोर्स उम्र के साथ और में जी, मैच्योरिटी सब में आती है, उम्र के साथ में मैच्योरिटी सब में आती है। आदमी अपने काम में परिपक्व होता है। जब मैंने शुरुआत करी थी और आज में बहुत अंतर है। तो उन्होंने 2004 में, जब 2002 या 3 में उनका पहला इलेक्शन था, उसमें और आज में बहुत अंतर है। बहुत अंतर, ज़मीन आसमान का अंतर है। आज वो परिपक्व हैं। आज वो जो बातें कहते हैं मुस्कुराहट के साथ कहते हैं। ही वेयर्स हिज हार्ट ऑनेस्टली। ठीक है। लेकिन अभी अगर रिसेंट की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें या रिसेंटली उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जो टारगेट किया, हग को लेकर बहुत सारे बात लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि वो सिंसियर नहीं, मैच्योर नहीं है। अभी हम बहुत सारे अगर बीजेपी के ही नेताओं की बात करें तो उनसे बात की, कोई अबोध बालक बताता है, कोई उनको नशे का एडिक्ट बताता है कि किस तरीके से वो नशा करके चाहे पार्लियामेंट में आते हैं। अब आप देखेंगे वर्तमान में मतलब मेरी जब बात रही है, मानवेंद्र सिंह जी, उन्होंने जिक्र किया कि वो कहीं ना कहीं एडिक्ट लगते हैं मुझे और नशा करते हैं और मतलब समझ नहीं है। तो बहुत सारी बातें आती हैं, तो मतलब रीज़न क्या है बिहाइंड दिस? देखो, मानवेंद्र जी बहुत सीनियर लीडर हैं। मैं उनके, मेरे हमारे पिताजी के दोस्त भी रहे हैं। हाँ, मैं उनके ऊपर व्यक्ति विशेष कमेंट नहीं करूंगा, पर लोगों को ऐसे पर्सनल कमेंट्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं कह दूं कि उनके दिमाग पर उनकी उम्र हावी हो गई है, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो मेरे नेता के बारे में अगर कोई भी बात करे तो सोच समझ के करना चाहिए। और ही इज़ अ सीनियर लीडर, ही इज़ बीन अ कांग्रेसी, ही इज़ बीन अ कांग्रेस मैन हिमसेल्फ। तो उनको तो ये बात शोभा नहीं देती। आज वो हो सकता है दूसरी गोद में जाके बैठ गए हो तो वो गाना गा रहे हो, जो कि बीजेपी ने पिछले 12-13 साल से जो प्रोपेगेंडा चलाया है, हज़ारों करोड़ रुपया मीडिया में खर्च किया है, और उनके 2-2 रुपये के जो ट्रोल्स हैं, जो IT सेल्स जिसको कहते हैं, वो उन्होंने डेवलप किया है सिर्फ राहुल जी की इमेज को बिगाड़ने के लिए। बट लाइक आई सेड, अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले कहा था, टुडे एवरीबॉडी सीज थ्रू द बुलशिट, आई कैन से। आदमी देख सकता है उसके थ्रू कि ये सब बनाया हुआ एक गुब्बारा था जिसकी बीजेपी वालों की हवा निकल गई है। तो अब ये बौखला गए, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देश देख सकता है वेरी क्लियरली, दे सी हु राहुल गांधी इज। और उनको अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, और हमें उनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब देख रहे हैं जी। तो अब चाहे मानवेंद्र जी हो या और कोई नेता हो, लोकल, मैं आई एम श्योर लोकल स्तर पे ही लोगों ने आपसे कहा होगा, तो लोकल स्तर पर जो नेता है इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इनको छोड़ो ना, ये आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इनको फिर कांग्रेस में आ जाएंगे तो फिर राहुल जी के गाने गाएंगे, छोड़ो। तो इनके बारे में हम डिस्कस करके, मैं आपको और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जी, जी, मैं कन्वर्सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, कहीं कल को मुझ पे एलिगेशन लगे। मनवीर जी ने ये कहा था कि जब वो कांग्रेस में थे तो वो इंदिरा गांधी जी से कई बार मुलाकात रही, राजीव गांधी जी के काफ़ी क्लोज थे। उनमें और राहुल गांधी में बहुत अंतर है। और एक और बात, जो वहाँ बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी जी की जगह अगर कोई और अध्यक्ष होता या कोई और लीड कर रहा होता कांग्रेस को, तो कांग्रेस की जो ग्रोथ है वो एक अलग स्तर पे होती। और हमें भविष्य में भी अगर ये नहीं देखने के लिए मिलता है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हक या फिर बहुत बड़ी जो है अपनी ग्रोथ है वो खो रही है। ये गलत कहते हैं। राहुल जी कांग्रेस के शायद 3 साल अध्यक्ष रहे। कांग्रेस इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी और देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। राहुल जी शायद 3 साल ही अध्यक्ष रहे। बिल्कुल, फिर उनसे पहले भी कोई और अध्यक्ष था, आज उनके बाद भी कोई और अध्यक्ष है, तो राहुल जी अध्यक्ष कब रहे? और जहाँ तक कांग्रेस की ग्रोथ की बात है, कांग्रेस इज ग्रोइंग। अब ठीक है, हम सीट्स के माध्यम से आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, पर कांग्रेस की जो रीच है वो आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा है। जी। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? तो अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ 2 बार जीत रहे हैं और तीसरी बार की भी वो तैयारी कर रहे हैं। और उनके जो वर्तमान ज़मीनी स्तर की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, वो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ के अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इलेक्शन की बात करें, कांग्रेस काफ़ी वीक रही 2 बार से। 17 में भी रही, 22 में भी रही है। 27 में कौन सी कमियां हैं जो आप या आपकी पार्टी है उनमें सुधार कर लिया है या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और 27 में एक नया चेहरा या एक नई दिशा में दिखाई देगी? देखो, राजनीति, जैसा मैंने कहा, राजनीति, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टीज जितनी अपने लीडरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उतना ही अपने कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कांग्रेस यूपी में शायद 35-37 साल से सरकार में नहीं है। 37 साल का मतलब 2 पीढ़ियाँ हो गई। ठीक है, मैं अपनी कह लूँ, मैंने कांग्रेस को, मैं आई एम 47, मैंने कांग्रेस को यूपी में सत्ता में नहीं देखा। बिल्कुल। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो मेरे से बड़े या मेरे से छोटे, जिन्होंने कांग्रेस का सत्ता का जो हर पार्टी कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है उसकी अलग चार्म होता है, उसकी अलग अपील होती है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वो देखा नहीं यूपी में।
तो काफ़ी सारे कार्यकर्ता छिटक गए, अलग अलग रीजनल पार्टीज डेवलप हो गए, जैसे बसपा हो गई, सपा हो गई, लोकदल हो गई। तो वो ये सब निकले तो सब एक ही पार्टी से। पहले देश में 2 ही पार्टियां होती थी, या एक होती थी, थोड़े टाइम बाद 2 हो गई। तो ये सब उसी के विंग्स और फ्रिंजेस रहे हैं। तो कार्यकर्ता अपने गेन के लिए, क्योंकि छोटा कार्यकर्ता तो यही देखता है कि मेरे लिए फ़ोन किसने कर दिया, या मेरे साथ डीएम ऑफिस कौन चला गया, या सिटी मजिस्ट्रेट से किसने बात कर लिया, अधिकारी से किसने बात। तो उस हिसाब से रीजनल पार्टीज में कार्यकर्ता चले गए। ये हम आपकी बात सही है, 17 में 22 में पार्टी का जो परफॉर्मेंस था बहुत कम था। तो हमने उस चीज़ का आकलन किया, पार्टी ने उस चीज़ का आकलन किया, और फिर हमारे यहाँ हायर अथॉरिटीज़ पर हायर लीडरशिप चेंज हुई। अब पिछले जैसे आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी, उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए, तो उनके कार्यकाल में काफ़ी चेंजेस आए, और मैं भी उनके साथ में बहुत क्लोजली काम किया है मैंने, और कर रहा हूँ। तो एक हमारे यहाँ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के थ्रू हमने मेरा बूथ सबसे मजबूत करके स्लोगन दिया, मुहिम चलाई है। नहीं, स्लोगन नहीं है, हम काम कर रहे हैं, इस काम को ज़मीन पर लेकर आए हैं हम। मैं खुद पर्सनली 4 डिस्ट्रिक्ट्स का इंचार्ज हूँ फॉर मनरेगा और SIR, मथुरा, एटा, फरुखाबाद, आगरा। अब आगरा भी मेरे पास है। तो मैं SIR का भी इंचार्ज रहा, मैं इसका मनरेगा का भी इंचार्ज हूँ। हम लोग संगठन सृजन के हिसाब से, संगठन सृजन में हम लोग बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर। तो अब कांग्रेस को हम डेवलप कर रहे हैं, और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच तक जा रहे हैं। तो पार्टी मेहनत कर रही है, हम ग्रास रूट लेवल तक कार्यकर्ता तक पार्टी को लेकर के पहुंच रहे हैं, और पार्टी के संदेश को लेकर पहुंच रहे हैं। ठीक। तो हाँ, भगवान चाहेगा तो पार्टी मजबूत होगी, और 2027 में अगर सरकार नहीं तो सरकार बनाने में योगदान रहेगा हमारा। ठीक। जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें 2022 की बात करें, तो RLD का जो समर्थन था समाजवादी पार्टी के साथ था, 24 में बीजेपी के साथ शामिल हो गए। अभी वर्तमान की बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अन्य छोटे छोटे घटक होंगे वो शामिल होंगे। तो सीट का बंटवारा जो है, क्योंकि आप तो अंतर की बात भी जानते होंगे, तो क्या मतलब डिसाइड किया जाता है? क्योंकि हम मथुरा की बात करें, क्योंकि मैं जिला स्तर की ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ, हम चाहें कोशिश करें पूरे राज्य को कवर करें, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे चेहरे आ रहे हैं, है ना। चाहे वो पूर्व विधायक का नाम हो, वो भी कह रहे हैं कि दावेदारी कर रहे हैं, चेयरमैन हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, नए चेहरे हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे नाम है। फिर समाजवादी पार्टी आ जाती है, वो कहते हैं नहीं टिकट हमको मिलेगी। तो इतने सारे चेहरे घूम रहे हैं, पहले तो आला कमान जो है वो कैसे डिसाइड करता है? पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं दावेदारी नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन लोग आपके समर्थक जो हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। नहीं, वो अच्छी बात है, लोगों का प्यार है। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं दावेदारी नहीं कर रहा। तो किस लिए कह रहे हैं? ताकि ऐसा ना रहे मार्केट में। तो जो लोग देख रहे हैं, जिनके पेटों में मेरी शक्ल देख करके दर्द होता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो मैं दावेदारी नहीं कर रहा। बाकी जैसा मैंने कहा, जो कहते हैं कि टिकट उनकी जेब में है, ये वो गांव और जादूगर का खेल नहीं है कि मैंने टोपी निकाली उसमें से खरगोश निकाल दिया। तो जो कांग्रेस में रह करके ये कहता है कि टिकट मेरी और टिकट मेरी जेब में, वो शायद कांग्रेस को जानता नहीं है। ये कांग्रेस है, यहाँ रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं, यहाँ कैंडिडेट छोड़ो बहुत कुछ बदल जाता है कांग्रेस में। तो जो ये कह रहा है कि टिकट मेरे पास है, वो भ्रमित कर रहे हैं आपको। बाकी जहाँ तक आपने सीट बंटवारे की बात करी, तो मैं बहुत छोटा हूँ कद में इस बात को डिस्कस करने में या इसको एंटरटेन करने में भी। और जो लोग यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि मथुरा को कांग्रेस को 2 या 3 सीट मिलनी चाहिए, वो पहले 28 में अपनी पार्षदी की टिकट ले लें, उसके बाद कांग्रेस की टिकट की डिसाइड करेंगे। तो मैं जानता, आप भी समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात तो करना बहुत ही बेवकूफ़ी है कि मैं यहाँ पर बैठ के डिसाइड करूँ कि सपा और कांग्रेस का सीट बंटवारा क्या होगा। वो तो अखिलेश जी और राहुल जी डिसाइड करेंगे, या अखिलेश जी अजय राय जी डिसाइड करेंगे। इसमें हम और जी। कैपिटल कितना फैक्टर रखता है? कैपिटल इन व्हाट डू यू मीन कैपिटल? कैपिटल मीन के मतलब पैसे की बात करें कि अगर फैक्टर वो भी काम करता है कि सीट के टिकट के लिए, चुनाव के लिए, टिकट के लिए पैसा, मैं समझा नहीं। मैं थोड़ा सा खुल के बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से कहा जाता है कि टिकट एक तरीके से सीट आ रही है, अगर आप दावेदारी कर रहे हैं और कहीं आपके पास कैपिटल है, फैक्टर है वो वाला फैक्टर, और आप पार्टी के लिए वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, चाहे वो सीधे तरीके से कह लें दूसरे तरीके से, तो क्या उस बिहाफ पर भी टिकट मिलती है कांग्रेस में? देखो, अगर कांग्रेस में ऐसी बात होती तो शायद मैं आपकी पहली बार भी समझ जाता। मैं समझा नहीं। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस में पैसे को लेकर के टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस भरे पेट, वो दावेदारी अलग तरीके से भरे पेट के लोगों की पार्टी है। कांग्रेस इज अ पार्टी ऑफ ब्लू कॉलर्ड, व्हाइट कॉलर्ड, ब्लू ब्लड पीपल। राजा रजवाड़ों की पार्टी रही है कांग्रेस को मैं पैसे को लेकर के टिकट नहीं मिलती। वैसा और पार्टियां हैं जिसमें आप पैसा दो तो आपको टिकट मिल जाती है।
कांग्रेस में मैंने तो नहीं सुना, अगर होता है, अगर अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है तो मैं शायद अनजान हूँ इस बात से, पर आई जी। एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, जी, मैं जी, नहीं इसका जवाब दे ठीक है, सकता। ठीक है, ठीक है। जी। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द मैनिफेस्टो, तो व्हाट इज द मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस इन यूपी इलेक्शन? कांग्रेस का यूपी में नहीं, कांग्रेस जहाँ तक मेरी नॉलेज है कांग्रेस की, कांग्रेस का सिंपल प्रोग्राम है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, यूथ, फार्मर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये कांग्रेस का सिंपल जितने भी पॉइंट प्रोग्राम है यही है, और ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये पूरे देश में है। ठीक है। हम इसी को लेकर चलते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, देश का बेनिफिट, देश का कैसे बेनिफिट हो, देश आगे कैसे बढ़े, देश लोगों से होता है, लोगों को कैसे उसमें फायदा मिले, सिंपल एजेंडा है। बट हाउ मच यू सेटिस्फाइड विद दीज टॉपिक्स फ्रॉम साइड ऑफ योगी आदित्यनाथ और योगी गवर्नमेंट? आप मुझे फंसाना चाहते हो। मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, ये टोटल फेलियर रहे हैं हर चीज़ में। आप ये हमारा आपका ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा जा सकता है अगर हम और आप डिटेल में चले जाएं। बट ब्रीफली, हाँ। पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, बीजेपी एज अ होल हैज़ बीन अ फेलियर। ओके। आप अगर हेडलाइन मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडा से किसी पॉलिटिकल पार्टी को मार्क्स देना चाहें, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहें, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हो, पर ज़मीनी स्तर पर आप क्या हो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम कोई अनपढ़ तो है नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमसे आर्ग्यू करना और हमसे बात करना इज़ टोटली डिफरेंट। आप कहते हो हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, पर व्हेन इट कम्स टू जीडीपी आप 157th हो इन द वर्ल्ड आउट ऑफ 175 कंट्रीज। 157 समझ रहे हैं आप? जो आपके आजू बाजू के जो इमीडिएट गरीब नेबर्स हैं, आप उनसे भी नीचे हो। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ अगर आप चाहो। बांग्लादेश, श्रीलंका में जीडीपी वो पर कैपिटा इनकम क्या है और इंडिया का क्या है, तो आप चाहो तो मैं आपको वो भी आंकड़े दे सकता हूँ। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो हेडलाइन मैनेजमेंट, आई डू नॉट बिलीव इन हेडलाइन मैनेजमेंट, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय हेडलाइन मैनेजमेंट। काम करो, अगर आप काम अच्छा करते हो तो आपको गाने की ज़रूरत नहीं है, काम दिखता है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको मुंह से गाना पड़ेगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, पर वो थोड़े दिन तक चलता है, पर इन द लॉन्ग रन आपकी पोल खुल जाएगी जी। और आप खोखले और खाली और झूठे नजर आओगे। जी, पिछले 10 साल की बात करें, 10 साल से ज़्यादा, मतलब अभी जो करियर रहा है, तो क्या लग रहा है, मतलब कि क्या वीक पॉइंट्स रहेंगे यूपी गवर्नमेंट के? धर्म वाला फैक्टर, राम मंदिर चंदा चोरी, पेपर लीक फैक्टर, या इसके बिहाफ पर वोट बैंक चेंज होगी? क्योंकि एक बड़ी मजबूती है बीजेपी में, क्योंकि केंद्र में तो सरकार है ही, 2 बार है, युवा फैक्टर भी बहुत है, अगर कास्ट फैक्टर की बात करें वो भी बहुत सपोर्ट में रहता है, मतलब एक बड़ा है। चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बड़ा रहता है और बीजेपी पार्टी भी अभी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो कौन से वीक पॉइंट लग रहे हैं कि इस वीक पॉइंट पर आप उनको मात दे पाएंगे और आप कम्पीट कर पाएंगे? इंफॉर्मेशन की आज की तारीख में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो फैक्टर, वो है इंफॉर्मेशन। आप दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन इज द प्रोपेगेंडा दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। पर अब इंफॉर्मेशन उतना ही इजीली अवेलेबल है जितना इजीली मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बड़ा वर्ग यूपी का, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ग यूपी का वोटर्स का इज यूथ। अब एग्जैक्ट आंकड़े ऑफ कोर्स नहीं है मेरे पास, मैं नहीं बता सकता, पर बहुत बड़ा चंक वोटर्स का जो यूपी में है वो यूथ है। अब जो पीढ़ी आ रही है उनको आपके हिंदू मुसलमान में इंटरेस्ट नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं खुद, जैसा मैंने कहा, मैं 47, मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, मेरे विदेश में भी दोस्त हैं, मेरे हिंदुस्तान में काफ़ी दोस्त हैं। हम लोग कभी आपस में, भले हम जो टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, उससे कभी हमारे रिलेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। एक पीढ़ी थी जिसको फ़र्क पड़ता था, और उस इफ़ेक्ट की वजह से इतने सारे चेंजेस आए सरकार में, देश में। अब जो पीढ़ी है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपका ये हिंदू मुसलमान कार्ड तो काम करेगा नहीं। अब जो सत्ता में बैठे उनको भी ये बात पता है कि हिंदू मुसलमान कार्ड काम नहीं करेगा, तो अब हिंदू अब ठीक, कास्टिज्म। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जब तक मुसलमान है ना तब तक हम हिंदू हैं। जब भी मुसलमानों का चैप्टर हट जाएगा ना
तो हम हिंदू मूंगफली जैसे हैं, और जब ये मुसलमान हट जाएंगे ना तो मूंगफली का दाना खुल जाएगा, फिर हम ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, दलित, हम ये हो जाएंगे। तो अभी तो आप हिंदू मुसलमान आप लड़ा रहे हो, फिर आप हिंदू हिंदुओं को लड़ाओगे। जैसे कि आप मंदिरों में आप लोगों की एंट्री देख लो, अभी खड़गे साहब के साथ जो हुआ वो देख लो। आप वो इवेंट करके गए तो उस जगह का शुद्धिकरण करा रहे हैं। बताओ 2017 में मुख्यमंत्री जब एक्स हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास साफ करवाया, शुद्धिकरण करवाया। तो और ये सारी चीज़ें हुई हैं, और एक टाइम पर ये इन सारी चीज़ों ने अफेक्ट भी किया, तभी चेंजेस हुए। पर अब यूथ आपसे सवाल पूछ रहा है, जिसको आप दिमागी नक्सल कह रहे हो। अभी मोदी जी ने कल लाल किले की प्राचीन दीवार से सवाल पूछने वालों को दिमागी नक्सल कह दिया, क्योंकि वो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो दिमागी नक्सल हो गए। तो अब यूथ सवाल पूछ रहा है, अब वो आपको अगर वोट दे रहा है तो आपसे अब पूछ रहा है कि मेरे वोट का मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, आप घोषणा कर दो कि हम औरतों को 10,000, 15,000, 20,000 पर औरत देंगे, 50,000 देंगे। अरे आप औरतों को इतना पैसा दे रहे हो, ये टैक्स पेयर का पैसा है, जो जनता पैसा दे रही है टैक्स, आप उसी पैसे को औरतों में बांट रहे हो। आप वो पैसा डेवलपमेंट पर नहीं लगा सकते। अगर योगी जी की जो अभी पता नहीं उन्होंने कहा है या हमने ये बस स्टेटमेंट पढ़ा है, एज ए साइड इन्फॉर्मेशन, ये हमने तो आप यूपी में हर औरत को जिनकी घर की आय 12 लाख से कम है या 12 लाख तक है, उनको आप 50,000 रुपया, जिसमें कि 20,000 रुपये पहली किश्त और चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद 10,000 की 3 किश्त, अगर आप इसका ही टोटल मारोगे तो ये करीब 7 लाख कुछ करोड़ के ऊपर जाता है ये अमाउंट। यूपी का बजट कितना है आप बताओ, और 7 लाख करोड़ ये बांटना चाहते हैं चुनाव। इस पैसे को अगर आप पिछले 12 साल में यूपी की डेवलपमेंट पे लगा देते तो आपको ये घोषणा करने की और ये सब झूठे वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है। इन्होंने तो 1,500 रुपये नहीं दे पाए, ये 50,000 रुपये देंगे। अभी अखिलेश जी ने ये बात कही है, शायद आज है कल, कि जब इन्होंने 1,500 रुपये का वादा किया तो वो पूरा नहीं किया, तो 50,000 कहाँ से करेंगे। बिहार में भी इन्होंने 10,000 बांटे थे, या बांटने की घोषणा करी थी, वो भी पूरा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की इन्होंने घोषणा करी थी, जिसमें से 27 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया जी। तो मैंने आपसे कहा ना कि हम अनपढ़ अंधभक्त नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमसे आप डिस्कस करोगे तो वी विल काउंटर यू विद फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, मथुरा बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि है, बांके बिहारी कॉरिडोर है, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है और 2024 का चुनाव जीत चुके हैं, तो अभी बारी है कृष्ण जन्मभूमि की है। कांग्रेस क्या लग रहा है, यमुना शुद्धिकरण को लेगी, फैक्टर उठाएगी? शुगर मिल अभी वर्तमान की बात करें वो भी चल रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और मतलब कौन कौन से लग रहा है कि कारण है, इन कारणों को काम करेगी और कहीं ना कहीं चुनाव में गिनाएगी और सवाल उठाएगी? मैं आपने कांग्रेस को और यमुना शुद्धिकरण को जोड़ा, वो ठीक है, आप जोड़ सकते हैं, पर यमुना शुद्धिकरण हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। मैं मथुरा का हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ, मैं चतुर्वेदी हूँ, विश्राम घाट पर रहता हूँ। मेरे लिए यमुना आस्था का प्रतीक है। यमुना शुद्धिकरण कोई भी पार्टी हो सत्ता में, यमुना की लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी एमएलए शहर में हो या किसी पार्टी का एमपी हो, यमुना की लड़ाई हम लड़ते हुए आए हैं, हम आगे भी लड़ेंगे जब तक यमुना शुद्ध नहीं हो जाएगी। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो मुद्दे तो सरकार ही हमको दे रही है, क्योंकि जो सत्ता में है आप सवाल तो उसी से पूछो जी। शुगर मिल पे आते हैं, रिपोर्ट कार्ड तो उन्हीं का मांगोगे। शुगर मिल, मैं जानता हूँ आप शुगर मिल का सवाल पूछना चाह रहे हैं मेरे से, और मैं उसका जवाब भी आपसे पूछना पड़ेगा ना। नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली जवाब दूंगा। शुगर मिल का टेंडर हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, आई कैन शेयर द एग्जैक्ट डेट्स विद यू। टेंडर हुआ था, फिर उसका एक एक्सटेंशन हुआ, 2 एक्सटेंशन हुआ, तीसरा एक्सटेंशन हुआ। शुगर मिल के लिए बजट भी पास हुआ, और बड़े अचंभे की बात है कि शुगर मिल जहाँ सिचुएटेड है वो क्षेत्र गन्ना मंत्री जी का है, मेरे बड़े आदरणीय हैं, चौधरी साहब से मेरा बहुत प्यार है, उनका मेरे से बहुत प्यार है। पर ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके क्षेत्र में होते हुए चीनी मिल चालू नहीं है, जबकि एक टाइम था जब हम दिल्ली से मथुरा आते थे तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहले से मोलासिस की स्मेल आती थी, तो हमको पता चल जाता था, भले सो रहे थे गाड़ी में, हमें पता चलता था छाता आ गया। तो शुगर मिल तो चालू होनी चाहिए, जहाँ हमसे इसमें योगदान की ज़रूरत होगी हम उसमें ज़रूर योगदान करेंगे, क्योंकि मेरी, जैसे मैंने कहा, हमारी कंपनी है यहाँ पर और हम शुगर के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं देश में। हमने करीब 100 से ऊपर चीनी मिल लगाई है देश में।
तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन चले जाओगे तो आप देख लोगे कि L1 L2 कंसोर्टियम में इसकी टेंडर में ATV का नाम था हमारी कंपनी का। तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, चालू करो तो हम काम करेंगे। और चीनी मिल अगर चालू होगी तो उस क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट होगा। वहाँ पर बहुत किसान हैं जो कि गन्ना ग्रो कर सकते हैं, उनका फ़ायदा होगा। और भी क्षेत्रीय लोग हैं जो कि वहाँ नौकरी पाएंगे जी। और मेरा मानना है, मेरे ख्याल से शायद ये 4,000 साढ़े 4,000 टन पर डे की चीनी मिल है इसकी कैपेसिटी। तो 1250 टन पर आवर या पर डे, मिसिंग द फैक्ट्स, तो वो बहुत बड़ी होती है। ये तो 4,500 है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी। अगर ये चालू हो जाए तो सिर्फ छाता का ही नहीं, मथुरा एज ए डिस्ट्रिक्ट का बहुत डेवलपमेंट होगा। ठीक है। जब चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से इस विषय पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब एक बार कोई चीज़ बंद हो जाती है तो खुलने में समय लगता है। ठीक है। जो उन्होंने आंकड़े या जो उन्होंने रीज़न दिया, उसके बाद सेटिस्फाइड भी नहीं शायद मेरे ख्याल से उनकी क्षेत्र की जनता, या जो जनता ने सुना उनके जवाब से। दूसरा उन्होंने फैक्टर दिया इथेनॉल का कि E20 जो आ रहा है और उसके लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं, उस गन्ने को जो है कन्वर्ट करेंगे, वहाँ चेंजेस करेंगे, पहले उस पर करेंगे गन्ने पे, फिर धान और चावल, जो भी उन्होंने प्रक्रिया बताया। तो पहले तो क्या वाकई में इतना मुश्किल हो जाता है? आप उसी विभाग के मंत्री हैं, आप ही के अंडर में, शायद मेरे ख्याल से आप ही के सिग्नेचर के द्वारा या जो भी काम रहे वो रहेगा। और क्योंकि जब तेजपाल सिंह जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10 दिन में खुलवा सकते हैं ये। वो कमेंट नहीं करेंगे उस पर। हाँ, वो 10 दिन में उन्होंने कहा कि अगर चौधरी लक्ष्मी नारायण जी चाहें तो 10 दिन में खुलवा सकते हैं। देखो ये दो अलग अलग नेता और दो अलग अलग स्टेटमेंट। एक ने कहा कि बहुत लंबा टाइम लगेगा। हाँ, मतलब पता नहीं है कि क्योंकि बंद हो गई है तो कैसे तो एक ने कहा कि बहुत लंबा टाइम लगे चालू करना, और एक ने कहा 10 दिन में चालू हो सकती है। मैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई एम टेलिंग यू, इसकी DPR हमने बनाई हुई है। 3 साल लगेंगे चीनी मिल को एक्टिव करने में। मतलब एक्टिव करने में मतलब चीनी निकालने में। ठीक, चीनी निकालने में 3 साल लगेंगे। अब कोई व्यक्ति विशेष इस टॉपिक को इसीलिए अंडर द कार्पेट ब्रश ऑफ कर देता है क्योंकि वो उसके इलेक्शन एजेंडा में फिट नहीं हो रहा, वो अलग बात है। पर अगर आपकी इच्छा है और अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आप ताला कल खुलवाइए, 3 साल में हम चालू करके देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो सवाल है, अब मुझे लगता है कि शायद मैंने सही व्यक्ति से सवाल किया और जवाब मिला है। जो जनता है वो संतुष्ट भी होगी कि जिस तरीके से, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आवाज़ उठ रही है। देखिए, महेश पाठक जी की आवाज़ उठी, ठीक है, उस समय चल रहा था। राजन भैया, ये आवाज़ सुननी हमें भी कानों तक आई हमें कि हमें चेहरा चाहिए, यूथ चेहरा चाहिए हमें। और तो वो बात आती है और आप, मुझे पता है आप एफर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि चाहे वो फिर वो आपके कॉम्पिटिटर हो या बाकी के लोगों को, एक हलचल मची जाएगी पार्टी में। आला कमान आपको देता है, ठीक है, यहाँ सवाल रखते हैं, फिर आप तैयार हैं? हाँ, मगर मेरी पार्टी मुझसे कहेगी या मेरी पार्टी मुझे उस लायक समझेगी कि मुझे बोलेगी कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरे राजनीति में घुसने का एजेंडा कुछ और है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, पर मैं राजनीति में जनसेवा के लिए आया हूँ। मेरा एक विजन है मथुरा के लिए, जो मैं सोचता हूँ कि मैं इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अगर मैं सिस्टम का पार्ट हूँ। अगर मानो किसी कारणवश में नहीं हुआ तो सत्ता कल को बदलेगी, तो जो सत्ता में होएगा हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिल करके मथुरा में जो हमारा विजन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, जो मथुरा में हम बदलाव लाना चाह रहे हैं। एज मथुरा एज ए डिस्ट्रिक्ट, नॉट जस्ट मथुरा विधानसभा, मथुरा एज ए डिस्ट्रिक्ट, जो एक इमेज हमारी है। ये टूरिस्ट शहर नहीं है, ये रिलीजियस शहर है। यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म बहुत है, जिसको हम तीर्थाटन कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, पर्यटन नहीं, तीर्थाटन। तो रिलीजियस टूरिज्म है, तो उसके हिसाब से ये शहर शुड बी इन द टॉप 5 रिलीजियस पिलग्रिमेज इन इंडिया। तो एक हमारा विजन है उसके लिए। आप चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कह लो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों का, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो। मथुरा इज़ एजुकेशन हब ऑल्सो। हमारे यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और यहाँ पर स्टूडेंट्स की मात्रा बहुत है। तो अगेन यूथ की मात्रा बहुत है, तो कुछ उनके लिए हो, तो एक विजन है हमारा। अब आगे देखें क्या होता है। ठीक है, जैसे बात करें इन दी एंड, अगर हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट द डिपेंड ऑन पब्लिक। और चाहे अगर हम मथुरा की बात करें, विधायक की बात करें, तो विधायक भी वही चुनेगी और मुख्यमंत्री वही चुनेगी, तो उन पर छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपसे बात करके, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात करते हैं और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को बात या इंटरव्यू पसंद आए ना आए, लेकिन हमारा सवाल पूछना काम है और आपका जवाब देना
बेबाकी से काम बनता है, लेकिन फिर भी हमें बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई। तो ये है राजन पाठक, जिस तरीके से बताया किस तरीके से पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, स्टेट की बात करें, केंद्र की बात करें, किस तरीके से ज़मीनी स्तर से लेके नेशनल लेवल पर इनकी पार्टी काम कर रही है। अगर मौका मिलता है, आला कमान सीट या टिकट कंफर्म करता है तो चुनाव तो लड़ेंगे ही और एक बदलाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन मथुरा हो चाहे उत्तर प्रदेश की जनता, भविष्य वही तय करेगी। मिलते हैं ऐसे किसी और पॉलिटिकल इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।